मैं बात करूंगा बिहार में हुई एनडीए की प्रचंड जीत की। 202 243 में से महागठबंधन 35 पर सिमट गया। आरजेडी बमुश्किल नेता प्रतिपक्ष अपना दे पाएगी विधानसभा में, तेजस्वी ही होंगे। पर एक बड़ा भूकंप आता है, यह सियासी भूकंप था, जलजला। 83.5% का स्ट्राइक रेट, ये देखने को नहीं मिलता है अमूमन। और 20 साल जो सरकार में रहा हो, ऐसी सरकार को फिर ऐसा मैंडेट। तो जब बड़ा भूकंप आता है दर्शकों, आपको ध्यान होगा, तो छोटे छोटे झटके और आते हैं। पर इस जबरदस्त जलजले के बाद भी बड़े बड़े झटके आ रहे हैं, और वो झटके लग रहे हैं किसे? इंडिया गठबंधन को। आरजेडी में तो परिवार में ही टूट हो रही है, फूट हो रही है, और आरजेडी क्या टूट के कगार पर खड़ी हो गई है? ये तो सवाल है ही। लेकिन अब महागठबंधन में कुछ सुर उठने लगे हैं, आईना दिखाया जा रहा है अपने सहयोगियों को ही, घटकों को ही। इसमें एमके स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, अगले साल वहां चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल में भी हैं, असम में भी हैं, पुडुचेरी में भी हैं, केरल में भी हैं। पर तमिलनाडु की बात करते हैं हम, दक्षिण भारत की बहुत कम बात करते हैं। हिंदी भाषी जितने चैनल्स हैं, नेशनल चैनल्स तथा कथित, वो कह रहे हैं कि जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना होगा लोगों तक। इसकी तफसील में मैं आगे आऊंगा। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, आखिरी वोट तक मैनेजमेंट की अहम भूमिका। आखिरी मत जब तक नहीं पड़ जाता, आपको लगे रहना होगा, जो बीजेपी करती रहती है। और स्पष्टता होनी चाहिए। ये गोल गोल घुमाने की वोटराधिकार यात्रा पर निकले 57 दिन तक फिर गायब हो गए। उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया है, पर टीएमसी तो सीधा कांग्रेस का नाम ले रही है और कह रही है ये राहुल गांधी से नेतृत्व नहीं हो पाएगा, कमान दे दो ममता बनर्जी को। अखिलेश यादव कह रहे हैं बुरे वक्त में, मुश्किल दौर में दोस्त को नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये किस तरह के सुर हैं, ये किस तरह के संदेश और संकेत हैं? इंडिया गठबंधन की अंदरूनी हालत, उसकी सेहत कितनी दुरुस्त है? वो कमान क्या कांग्रेस ही धुरी बनी रहेगी, उसी के हाथ में रहेगी, या सवालिया निशान खड़े हो गए हैं? और रिलेशनशिप को, रिश्तों को रीविजिट, उन्हें दोबारा से कसौटी पर परखने और कसने का क्या वक्त आ गया है? और ओवैसी की पार्टी कह रही है, वो तो अखिलेश यादव को कह रही है, हम तो 200 सीटों पर लड़ेंगे। बड़ी लड़ाई हिंदी भाषी इलाकों में अगले साल पश्चिम बंगाल में तो होगी ही। फिर उसके बाद सत्ता का सेमीफाइनल मैं कह सकता हूं 2029 से पहले जो होगा वो उत्तर प्रदेश में होगा। तो क्या इंडिया का विपक्षी खेमे का रंग, उसके समीकरण कुछ बदलते दिख रहे हैं? ये आहट गूंज में भी तब्दील होगी क्या आने वाले दिनों में? तो बात होगी बिहार की, बिहार के बहुमत की। विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो अप्रत्याशित हैं। बम्पर मैंडेट मिला, प्रचंड बहुमत हिंदी में जो कहते हैं। 202 सीटें 243 में से महागठबंधन 35 पर सिमट गया। और इस जीत का थोड़ा अंदाजा आपको मैं दूं, 83.5% का स्ट्राइक रेट रहा एनडीए का, 83.5%। हर 100 में से 83-84 सीट वो जीत गए। और महागठबंधन का स्ट्राइक रेट 14% से भी कम, 13.9। 100 सीटों में से 14 जीत पाए। करारी हार है ये। अब विपक्ष क्या सिर्फ इसे वोट चोरी का नाम देकर आकलन वहीं खत्म कर देगा? यही समीक्षा है क्या चुनाव की, या इसकी तह में जाने की जरूरत है? 243 में से दर्शकों सिर्फ 40 सीट ऐसी, 202 जो जीता 243 में से एनडीए, सिर्फ 40 सीट ऐसी हैं जो 10,000 से कम के अंतर पर नतीजा तय हुआ, और उनमें से 5 1,000 से कम।
यानी कि 162 सीटें ऐसी जो 10,000 से ऊपर के मार्जिन से जीता है एनडीए। विधानसभा में 10,000 से ऊपर का मार्जिन अच्छा खासा मार्जिन होता है। 50,000 से भी ज्यादा के अंतर पर 15 सीट जीती गई, 9 सीट 40,000 से ऊपर, 35 सीटें 30,000 से ऊपर का अंतर। अब एमके स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं देखिए अब हमें समझना होगा विपक्षी खेमे को भी कि जन कल्याणकारी नीतियां जो हैं वो लोगों तक पहुंचानी हैं, हमें भी वो नजीर, वो बड़ी लकीर खींचनी होगी। भाई लाडली बहन मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में लाडकी बहन, यहां पर महिला सम्मान योजना 10,000, मैं उसे सरकारी घूस मानता हूं, पर नतीजे दे रही हैं। वो खटाखट नोट गए और फटाफट वोट मिले। तो हिमाचल में, झारखंड में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में कौन रोक रहा है विपक्ष को? यही बात एमके स्टालिन कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सामाजिक और विचारधारा के स्तर पर गठबंधन अहम है। अरे विचारधारा तो एक रखिए, स्पष्टता होनी चाहिए संदेश जो दे रहे हो जनता को। ये मट्ठा, ये रायता फैलाने से काम नहीं चलेगा। 15 दिन वोटर अधिकार यात्रा पर निकल पड़े, 17 अगस्त से 1 सितंबर के बीच 57 दिन गायब हो गए। फिर तेजस्वी यादव वो रोजगार की बात करने लगे। पहले आप वोट चोरी की बात पर वो रोजगार समझाने लगे। छितरा गया कैंपेन। और गठबंधन के नेता अनुभवी, वो इस संदेश को समझ सकते हैं। ये भी कह रहे हैं कि किसके लिए कह रहा हूं, नाम नहीं ले रहे, पर क्या राहुल गांधी को ताकीद कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो चुनाव आयोग के कुकृत्य हैं, लापरवाही, हम इसे छिपा नहीं सकते। गड़बड़ झाला तो किया है, पर सिर्फ गड़बड़ झाले पर दोष देकर अपने गिरेबान में झांके ना, तो ये ईमानदारी से आकलन नहीं हो रहा है। अब इसमें एक और कड़ी जोड़ दी, वो जोड़ दी है टीएमसी के पश्चिम बंगाल उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार। जयप्रकाश मजूमदार क्या कह रहे हैं, पहले उनका बयान ही सुन लीजिए आप। कांग्रेस इज ग्रेजुअली coming down in the ladder of electoral politics in India. तो दो टूक टीएमसी कह रही है कि कांग्रेस देश भर में स्वीकार्यता और लोकप्रियता खो रही है। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए आदर्श नेता हैं। बीजेपी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। तो कांग्रेस जो धुरी बनी हुई है उसी पे सवाल उठा दिए। और एक बात तो तय है, भाई प्रधानमंत्री कह रहे थे गंगा बिहार से होते हुए बंगाल जाती है, हमने बिहार जीत लिया, अब पश्चिम बंगाल भी जीतेंगे। पर पश्चिम बंगाल में लगातार ठेंगा दिखा रही है ममता एनडीए को। पिछली बार भी बहुत से पत्रकार भी गए, अब की बार 150 पार, 200 पार बीजेपी, वो 3 से 76-77 पर आई, पर 200 पार कर गई ममता बनर्जी। और इस बार भी वो कांग्रेस के साथ हाथ तो नहीं मिलाने वाली हैं, और वाम खेमे का तो सवाल ही नहीं उठता। पर राष्ट्रीय पटल पर वो ये कहते हुए जब पाई जा रही हैं, उनके ये नेता ये कह रहे हैं कि उनको कमान दी जाए। ये एनडीए इंडिया में ये फिर से कुछ घमासान शुरू होने वाला है क्या? वो घमासान के चलते ही तो नीतीश कुमार जो रचयिता थे इंडिया गठबंधन के, सितंबर में कवायद शुरू की थी 2023 में, जनवरी आते आते, अंत आते आते वो एनडीए के ही साथ हो लिए थे, क्योंकि उनको संयोजक नहीं बनाया। ममता बनर्जी ने भी उसमें टांग अड़ाई थी, तो वहां पर रायता फैला था। फिर उसकी सुगबुगाहट दिखाई दे रही है क्या? और ऐसे में एक दिलचस्प बयान आया है, शौकत अली AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस एक डूबता जहाज है, जो भी इस पर बैठा उसका डूबना तय।
अखिलेश यादव को 2027 में सावधान रहने की जरूरत। 2027 में AIMIM 200 सीटों पर कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही है। अब यहां यह दिलचस्प हो जाता है, कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ी, बिहार में 6 जीत पाई और AIMIM उससे एक ही कम जीती है सीट, 5, 20 के करीब लड़ी, 5 जीत गई। और वो चेता रहे हैं अखिलेश यादव को, लेकिन अखिलेश यादव वो अपने एक अंदाज में इस वक्त राजनीति कर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं मौजूदा सूरत हाल को जिसमें फंसा हुआ दिख रहा है इंडिया गठबंधन, उस बारे में सुनिए। बीजेपी कुछ भी कहे, हमारा जो सिद्धांत कहता है कि दोस्त जब कमजोर हो, परेशान हो, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो कमजोर सहयोगी का कमजोरी हो जाती है, चुनावी हार जीत होती है, कभी दौर होता है आप कमजोर हो गए, कभी आप मजबूत हो गए, तो छोड़ना नहीं है। पर ममता बनर्जी के साथ बड़े मधुर संबंध भी हैं अखिलेश यादव के। वो जनवरी 2024 में जब ये संयोजक को लेकर थोड़ी रस्साकशी चल रही थी, वो ममता के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। अरविंद केजरीवाल भी इसमें शामिल हैं। तो क्या कुछ मंथन चल रहा है विपक्ष में एक बार फिर, उसका रूप स्वरूप क्या आने वाले दिनों में कुछ बदलता दिखाई दे सकता है? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिहार में प्रचंड जीत, विपक्ष भयभीत, कुछ डरा हुआ विपक्ष भी दिख रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है। और ये सिलसिला जो थमता हुआ हमें दिख रहा था, यानी कि मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं, 240 पर बीजेपी को रोक दिया था लोकसभा में, उसके बाद तो निरंतरता आ रही है जीत में और अप्रत्याशित जीत हो रही है। 50 से नीचे पर महाराष्ट्र में विपक्ष को ला दिया, वो विपक्ष जो 48 में से 30 सीटें जीत गया था लोकसभा की। फिर हरियाणा में 5-5 सीटें बराबर की टक्कर लोकसभा में, और तीसरी बार लगातार फिर सरकार बना गया बीजेपी खेमा। जीत के मुंह से हार छीन ली थी कांग्रेस ने। तो दूसरा सवाल, इंडिया में घमासान, ममता को 2 कमान, नेतृत्व में परिवर्तन भी आ सकता है क्या, या काम करने के तरीके में परिवर्तन की जरूरत है? प्रधानमंत्री मोदी तो लगातार पिछले 2 दिनों से, बल्कि मैं कहूं आज तीसरी शाम हो गई, वो कांग्रेस पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं मैंने पहले भी कांग्रेस के सहयोगियों को आगाह किया था, मैंने कहा था कांग्रेस एक बोझ है, कांग्रेस एक परजीवी है जो अपने सहयोगियों के वोट बैंक को निगलकर वापसी चाह रही है। MMC भी कह रहे हैं कांग्रेस को, मुस्लिम लीगी, माओवादी कांग्रेस वगैरह वगैरह। तो विपक्ष इसे कैसे ले रहा है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय हैं, एनडीए के अहम घटक RLD के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं मलूक नागर। 3 पत्रकार हैं आज, विजय त्रिवेदी किसी परिचय के मोहताज नहीं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, स्टूडियो में मेरे साथ राकेश शुक्ला हैं, और इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस की बड़ी चर्चा हो रही है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी, ये बिहार में प्रचंड जीत, थोड़ा सा विपक्ष भयभीत दिख रहा है क्या? लालू परिवार में फूट दिख रही है, RJD जाएगी टूट क्या? आपके नेता कह रहे हैं बुरे वक्त में सहयोगियों को छोड़ना नहीं चाहिए, TMC कह रही है दे दो हमें कमान। ये इंडिया में घमासान शुरू हो गया है क्या? संदीप जी, इंडिया गठबंधन के लिहाज से बिहार का रिजल्ट बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही चिंताजनक रहा है। ये मेरी आवाज़ लौट के आ रही है, थोड़ा सा PCR से कह दें, इसे ठीक कर दें। करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि हर चुनाव और हर राज्य की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग होती हैं। एक राज्य में एक चुनाव होता है, वहाँ एक पार्टी बहुत बहुमत से जीतती है, थोड़े दिन बाद
दूसरे राज्य में वही पार्टी हारती है। ऐसा आमतौर पर चुनावों में देखा जाता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बिहार के रिजल्ट से कतई भी प्रभावित नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है, कार्यकर्ता के तौर पे मजबूत है, मुद्दों के तौर पे मजबूत है, नेतृत्व के तौर पे मजबूत है। जितने शानदार हमारे नेता, जो विजनरी नेता हैं, वो जिस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, वो सीधे जनता से जुड़ रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में 2024 में हम ये सिद्ध कर चुके हैं, हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। हमारी 37 सीटें आई, भारतीय जनता पार्टी की 33 सीटें आई, और उससे बेहतर रिजल्ट 2027 के विधानसभा चुनाव का होगा। हम चिंतित तो हैं, लेकिन निराश कतई नहीं है। नहीं, और पर वो बिहार में जो चिंता धांधलियां हुई में हैं, ठीक है राजकुमार, सरेआम बाकी धांधलियां कम हुई से हैं। कम आपने बिल्कुल स्पष्टता से, और ये संदेश दरअसल दक्षिण से एम के स्टालिन भी आपके अहम सहयोगी भी दे रहे हैं कि संदेश में स्पष्टता होनी चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि हमें जन कल्याणकारी नीतियां भी अपनानी होंगी। हमारा एजेंडा क्या है, ये वोटर को समझाना होगा। आखिरी मिनट तक, आखिरी वोट तक लड़ाई लड़नी होगी। अब ये कांग्रेस को भी समझने की जरूरत है क्या? 10:30 बजे 14 तारीख को पवन खेड़ा मैसेज कर देते, हम तो कह रहे थे जी ये तो वोट चोरी हो गई, बस वोट चोरी हो गई, वोट चोरी में ही चुनाव हार गए। जो ये एम के स्टालिन कह रहे हैं, इसको भी इस पर चिंतन मंथन और इसको इंटरनलाइज करने की जरूरत नहीं है क्या? महागठबंधन को, इंडिया गठबंधन को। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी से किसी नैतिकता की और ईमानदारी की और आदर्शवाद की उम्मीद तो कतई की नहीं जा सकती, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो हम कोई बात कहना ही नहीं चाहते। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरह सरासर धांधलियां देख के मौन है, वो बहुत चिंता की बात है। पूरे देश को उस पर चिंतित होना चाहिए। 6 अक्टूबर को जब चुनाव की घोषणा की गई तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं, और 11 नवंबर को जब आखिरी मतदान हुआ, उसके बाद जब वो देते हैं परसेंटेज बताते हैं, तो चुनाव आयोग कह रहा है कि 7 करोड़ 45 लाख मतदाता हैं। ये 3 लाख मतदाता कैसे बढ़ गए, कहां से आ गए? आसमान से उड़ के आए? कहां से आए? एसआईआर के नाम पर 65 लाख वोट काटे गए। बाहरी राज्यों से 10 दिन पहले तक अपडेट होती रहेगी लिस्ट, ये बात भी ज्ञानेश कुमार ने कही थी। नहीं, जब उन्होंने आखिरी सूची जारी करके ये बता दिया कि 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं, तो आखिरी सूची के बाद कहां से वोटर जुड़ गए? और 3 लाख वोटर जुड़ गए। और दूसरी बात, जितने पर्यवेक्षक भेजे गए चुनाव में, जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी पर्यवेक्षक बना के भेजे जाते हैं, वो तमाम बीजेपी शासित राज्यों से भेजे गए। गैर बीजेपी शासित राज्यों से क्यों नहीं भेजे गए? और जिन मतदाताओं ने दिल्ली के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में, मध्य प्रदेश के चुनाव में वोट डाला था, गुजरात में, महाराष्ट्र में डाला था, वो बिहार में वोट डाल रहे हैं। उसके प्रमाण हैं। 8% आप दोनों के वोट शेयर में फर्क आ गया। या कांग्रेस को अपने गिरबान में क्या झांकना नहीं है? आरजेडी की तो बात मैं करता ही हूं। कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ती है, 6 जीत पाती है। 9.8% का स्ट्राइक रेट। पिछली बार 70 लड़ी थी, 19 जीत पाई। मतलब ओवैसी ही 5 सीटें जीत गए, कांग्रेस 6 जीत पा रही है। कांग्रेस को बिल्कुल आत्ममंथन की और चिंतन की जरूरत है कि सबसे पुरानी पार्टी, देश की सबसे पुरानी पार्टी और जो सबसे विशाल पार्टी थी किसी समय पे, वो लगातार क्यों घटती जा रही है। कांग्रेस को अपना चिंतन करना चाहिए और सुधार करना चाहिए अपनी कार्यशैली में, और क्या क्या वो बेहतर कर सकते हैं वो करना चाहिए। लेकिन हम काफ़ी जी कुछ पूछ रहे थे आप? नहीं, आप बात जारी रखिए। हम काफ़ी आशान्वित हैं। आगे आने वाले चुनाव में सारी पार्टियां सुधार करेंगी, हम भी सुधार करेंगे, हम भी अपने गिरेबान में झांक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं झांक रहे। स्टालिन कह रहे थे राजकुमार भाई, स्पष्टता होनी चाहिए ना। आखिरी वोट पड़ने तक जोर लगाते रहिए। वोटर अधिकार यात्रा निकाली, चलिए वोट चोरी आपके हिसाब से बड़ा मुद्दा है, उसके बाद 57 दिन आप गायब हो जाते हैं। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। छितरा दिया कैंपेन कि भाई वोट चोरी मसला है, वो लोग कह रहे हैं तो मसला, हम तो रोजगार की बात करना चाह रहे हैं।
वोटर को समझाना होगा ना, राहुल या गांधी के आप बारे अपने में हिसाब मैं से ज्यादा मुद्दे कोई तय औचित्य कर लेंगे, बनता वोटर नहीं की नहीं टिप्पणी करने सुनेंगे। का। लेकिन जो लोग राहुल गांधी जी की आलोचना कर रहे हैं वो साथ ही साथ तेजस्वी यादव की प्रशंसा भी कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने बहुत पसीना बहाया बिहार के चुनाव में, बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा समय दिया और बहुत लोगों से जुड़े हैं वो, और उन्होंने शानदार रैलियां की हैं, कैंपेनिंग शानदार की है। तो सारी मेहनत के बाद भी जो जिस तरह की धांधलियां हुई हैं उनकी वजह से हरा दिया गया बिहार में। बिहार में हारे नहीं है, बिहार में हराए गए हैं। बिहार में हारे नहीं हैं, बिहार में आप हराए गए हैं। पर इसमें नेतृत्व इंडिया गठबंधन की कमान किसको दी जाए, इस पर भी एक घमासान मचा। अब ये ममता की पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष वो कह रहे हैं ममता को कमान देनी चाहिए। ये तो वो जनवरी 2024 वाला खेल फिर से शुरू हो रहा है कि इंडिया गठबंधन में। राजकुमार भाटी साहब, देखिए, इंडिया गठबंधन में बहुत ज़्यादा सोच विचार की और आत्ममंथन की ज़रूरत तो है, बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। लेकिन कमान किसको दी जाए, किसको नेता बनाया जाए, इस बारे में टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं है। मुझे इतनी शक्ति मेरे पास नहीं है। मैं खाली अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं अपनी पार्टी का पक्ष रख सकता हूँ। लेकिन इंडिया गठबंधन में बहुत ज़्यादा आत्ममंथन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा विचार विमर्श की ज़रूरत है, इस बात से मैं सहमत हूँ, और बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। असदुद्दीन ओवैसी, हालांकि बहुत से लोग आपके खेमे में उन्हें बीजेपी की बी टीम करार देते हैं, वो 6 सीटों पर ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, कोई मंत्री पद भी नहीं चाह रहे थे। मेरे ही साथ इंटरव्यू में ये बात कही, ये तेजस्वी यादव को भी मालूम थी, नहीं उनका साथ लिया। 5 सीटें वो खुद जीत कर आ गए फिर से। अब उनके प्रदेश अध्यक्ष जो यूपी के हैं वो कह रहे हैं हम तो 200 सीटों पर लड़ेंगे। आपको ताकीद कर रहे हैं कि थोड़ा कांग्रेस से बचकर रहना। ये ओवैसी को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए, जगह मिलनी चाहिए, या आप देंगे वो जगह? नहीं, अगर असदुद्दीन ओवैसी जी की जो वो नीतियां हैं, नीतियां अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। वो कभी कभी सांप्रदायिक हो जाते हैं, कभी कभी वो बीजेपी के सहयोगी दिखाई देने लगते हैं, कहीं ऐसी जगह प्रत्याशी लड़ा देते हैं जहां उनका कोई औचित्य नहीं है लेकिन उसका लाभ बीजेपी को मिल जाता है। तो पहले वो अपना स्टैंड क्लियर करें, अपनी विचारधारा में हम वही बीजेपी की बी टीम इसलिए बताते हैं। का शब्द फिर से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, विचारधारा में क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता। अगर असदुद्दीन ओवैसी ले आए तो समाजवादी पार्टी उनके साथ गठबंधन को तैयार हो जाएगी। मैं सही समझाऊं आपकी बात? हाँ, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब ये कहें कि वो समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, पंथ निरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हिंदू सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। और हमारी पार्टी की नीति शुरू के दिन से ही रही है, डॉक्टर लोहिया जी के समय से, कि दोनों सांप्रदायिकता खतरनाक है देश के लिए, समाज के लिए दोनों सांप्रदायिकता नुकसानदायक है। लोहिया जी ये जरूर कहते थे कि बहुसंख्यक की सांप्रदायिकता ज्यादा खतरनाक होती है अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता से, लेकिन खतरनाक दोनों ही हैं, दोनों लोकतंत्र और संविधान को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं। ओवैसी साहब को इस बारे में अपनी स्पष्टता करनी चाहिए, अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, जीत से तो आप गदगद होंगे ही, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरा दिन हो गया है। 3 दिन पहले बीजेपी मुख्यालय गए थे, तब कांग्रेस पर हमला किया था, लगातार हमला कर रहे हैं। एमएमसी भी कह रहे हैं कांग्रेस को, मुस्लिम लीगी, माओवादी कांग्रेस, और कह रहे हैं कि कांग्रेस के सहयोगियों को मैंने आगाह किया था, मैंने कहा था कांग्रेस एक बोझ है, कांग्रेस एक परजीवी है, वो आपके वोट बैंक को निगलकर वापसी करना चाहती है। कांग्रेस को लेकर इतने परेशान और बाकी इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के लिए इतने परेशान क्यों हो रहे हैं, इतने चिंतित क्यों हैं? ठीक है, हराया उनको, और करारी हार दीजिए, या आग में घी डाल रहे हैं? देखिए संदीप जी, आज़ादी के बाद देश की जनता ने देख लिया कि कैसे देश को छिन्न भिन्न करना, कैसे देश को जाति और धर्म के आधार पर सत्ता में बने रहने के लिए कैसे परिवारवाद को बढ़ावा देना। लगभग 60 वर्ष इस देश को मुख्य धारा से में आने नहीं दिया,
दुनिया के मंच पर खड़ा नहीं होने दिया, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। ये देश की जनता जानती है, समझती है। अब देश की जनता सवाल कर रही है कि क्या राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं? क्या देश की जनता सवाल कर रही है अजय कुमार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं? क्या इस तरह के जो घटक हैं कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलने वाले, वो बिना नीति के, बिना नेता के कैसे इस देश के सामने एक तो समस्या बन इतना के बट्टा खड़े हैं? बिठाया प्रोफेसर वो साहब, अपनी पार्टी के लिए भी समस्या। आप तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में मीडिया डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। ये सारी आईआईटी, आईआईएम, एम्स या लखनऊ यूनिवर्सिटी और जो आप पढ़े लिखे, वो जिन कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़े, वो कांग्रेस ने नहीं बनाए थे। कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। पाषाण युग में थे हम 2014 से पहले। देखिए संदीप जी, निश्चित तौर पर भारत को जहां होना चाहिए, भारत के विकास की गति को, भारत की विकास की पंख को कतरने का काम परिवारवाद के इन लोगों ने किया। इस सच को जनता स्वीकार आईआईटी रही है। बने, इस सच को जनता बने, मान रही है। एम्स और बिहार बने, में विकास, इसरो बना नहीं बना, हरित क्रांति आई, श्वेत क्रांति आई, कुछ आया था। आप भी तो पढ़ लिख कर, या आप वो दिए की बाती में या लालटेन में ही पढ़ाई लिखाई की, 3 छप्पर के स्कूलों में और कॉलेजों में? नहीं संदीप जी, आपकी बात से हम भी सहमत हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे जीवन है तो भोजन मिलेगा ही मिलेगा। हाँ। लेकिन क्या वह भोजन, जैसे 80 करोड़ 81 लाख, 80 करोड़ 35 लाख लोगों को मिल रहा है ना 5 किलो अनाज, बाकी वो साधन संपन्न है, पढ़े लिखे हैं, बस वो ऐसे ही दिया जा रहा है। ये आम बात है, कोई भूखों नहीं मरेंगे 5 किलो ना भी मिले अनाज तो। सर 60 वर्ष तक देश 60 वर्ष तक रहे हैं तो कुछ न कुछ तो करेंगे ही करेंगे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हाँ। लेकिन विश्व के मंच पर आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? विश्व के मंच पर भारत बाकी विपक्षी दलों के लिए इतने चिंतित क्यों? ये परजीवी है, ये खा जाएगी, ये वापसी करना चाह रही है। उसी बात पर मूल मुद्दा तो मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मैं मूल मुद्दे पर आ रहा था। बहुत बिल्कुल अंत में मैं उसी को से समापन करता। लोकतंत्र को खोखला करने के जिस साजिश षड्यंत्र के साथ कांग्रेस ने लगातार अपना नैरेटिव बना के काम किया, लोगों को सच्चर कमेटी इसका परिणाम है, आप देखते ही हैं, जानते ही हैं। उससे आगाह करने का काम हो रहा है। अरे भाई जग जाओ, अभी भी सहयोगी उठ जाओ। आज कांग्रेस ने जो किया बिहार में, आपत्तिजनक क्या था सच्चर कमेटी में? सच्चर कमेटी में क्या था वो इतना आपत्तिजनक? देखिए मुसलमान, हाँ जी संदीप जी, सबका साथ सबका विकास क्यों नहीं कर किए कांग्रेस ने इतने वर्षों तक, क्यों नहीं की? उनके लिए तो बस एक ही वोट बैंक है। आप सत्ता में बने रहो, वोट दो, मजहबी ताने बाने बिगाड़ के रखो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सच्चर कमेटी आप दोबारा पढ़ लीजिए। और अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं, आपने एक दिन मेरे कार्यक्रम में दावा किया था नहीं मेरी सरदार पटेल ने गोलवलकर को 3 चिट्ठियां नहीं लिखी, वो आपने दिखाया नहीं अभी, वो दिखा दीजिए। मैं फिर से सच्चर कमेटी पे कह रहा हूं। नहीं चिट्ठी की बात नहीं कहा। हाँ। और आपने तो ये भी कहा सरदार पटेल स्वयं सेवक थे। बताइए सच्चर कमेटी में अल्पसंख्यक का भी जिक्र है और गरीब तबके, गरीब और पिछड़ों का भी जिक्र है कि उनका संसाधनों पे पहला हक है। अच्छा, दीनदयाल उपाध्याय जी क्या कहते थे? इससे अलग क्या कहते? यही तो दीनदयाल उपाध्याय जी तो यही कहते थे, अंतिम पंक्ति के आदमी को उसका सशक्तिकरण करना है, यही कहते थे ना। संदीप जी इसी बात को एक लाइन में मैं पूरा करना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए संदीप जी, सब 2014 में भारत के सामने एक नई प्रकार की राजनीति आई। वह थी न जातिवाद, न धर्म, न पंथ, न मजहब और न ही परिवारवाद, सिर्फ और सिर्फ विकास। सिर्फ और सिर्फ हिंदू भारत के मुसलमान। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 में विकास न, अरे बीच में यही तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। सीधा आप कपड़े देखकर पहचान लेते हैं। विकासवाद छीन लिए जाएंगे, विकासवाद की राजनीति ने बटेंगे तो कटेंगे। जिस बात पर पाकिस्तान भेजना लोगों को, जो आपकी बात से इत्तेफाकी ना 14
14 नवंबर बिहार की जनता ने मुहर लगा दिया विकासवाद पे। ऐसे लगातार लग रहे हैं, बंगाल में लगने वाला है, हर जगह हो ही तो रहा है, कांग्रेस मुक्त आने वाले भारत की दिनों में फिर से होगा ही। इसलिए वो नीति प्रोजेक्ट फिर और से नेता- शुरू हो गया है आपका कांग्रेस मुक्त भारत का। भाई जिस तरह से विपक्ष को बताया जा रहा है ये परजीवी है, ये सत्यानाश कर देगी, इससे दूर रहो। कांग्रेस को ही खा रही है। कांग्रेस दूसरे को क्या तो निकलेगी? खाने दो ना, कांग्रेस तो चिंतित कांग्रेस क्यों में हैं ही आप? सिमट रही है। आपका ना नीति प्रोजेक्ट है, ना पूरा हो नेता है। जाएगा अपने आप ही। तो खा रहे हैं ना हम कहां देश नहीं संदीप जी, देश की जनता के लिए, विकासवाद के लिए और लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए और राजनीति के माध्यम से सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सेवा ठीक करती है, एक वो रहेगी छोटी और सी मैं जनता का क्लैरिफिकेशन आशीर्वाद चाहता ऐसे ही था। मिलता रहेगा। एक मिनट विश्व की आपने सच्चर कमेटी की भी बात की। वो सच्चर कमेटी में जो कहा गया वही तो दीनदयाल उपाध्याय की सोच है, वो एकांत मानवतावाद उसमें। और जो सच्चर कमेटी में कहा गया कि जो हाशिए पर पड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, गुरबे हैं, पिछड़े हैं, उनका संसाधनों पे पहला हक होना चाहिए। कोई फर्क है क्या दोनों में? नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी मुस्लिम समाज का जो पूरा व्यू था भारत के अंदर कि मुस्लिम समाज किस कैटेगरी में खड़ा हुआ, हाँ। सच्चर कमेटी, राजेंद्र सच्चर जी ने वही रिपोर्ट दी Exactly. कि मुसलमान आज भारत के अंदर कहाँ खड़ा है गरीब गुरबा है, हाँ, पिछड़ा है, उसको कहाँ ले जाने की जरूरत हाँ। है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जो दर्शन था वो यही था कि भारत में जो अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का भी विकास की मुख्यधारा में लाना चाहिए। बात बराबर ही है ना, दोनों वही बात कह रहे हैं ना, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। दोनों एक ही बात कह रहे हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, क्या ये कांग्रेस परजीवी हो गई है? कांग्रेस सत्यानाश करेगी, बेड़ा गर्क कर रही है इंडिया गठबंधन का क्या? देखिए संदीप जी, जो चर्चाएं अभी आपने लगातार की हैं और इस चर्चाओं के माध्यम से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि कुछ लोगों को मौके की तलाश रहती है और मौके पर वो जो है चौका मारना चाहते हैं। लीडरशिप की बात नहीं है, लीडरशिप तो हम सब चाहते हैं कि जो अभी भाजपा की नफरती हिंदूवादी एजेंडा है, जो देश को तोड़ने का, बांटने का एजेंडा है, उससे देश को मुक्ति चाहिए। बिहार के संदर्भ में जो हमारे पार्टनर थे, अलायंस पार्टनर, उसके लिए मेहनत आरजेडी हो, होती है एमएल, सीपीआई हो, कह रहे हैं वीआईपी हो, संदेश किसी ने संदेश किसी में ने भी स्पष्टता होनी चाहिए और आखिरी वोट गिरने तक काम करते रहिए। आप आखिरी वोट गिरने तक, वो तो आपके नेता लंदन चले जाते हैं, कोई न्यूयॉर्क चला जाता है। मुझे लगता है कि हमारे लाखों आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन के बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ ये बात कह करके कोई भी व्यक्ति बोलता है तो कहीं ना कहीं उसके उत्साह को और उसकी मेहनत को दरकिनार करता है। हम सारे साथियों ने, इंक्लूडिंग मैं, हमारे हजारों साथियों ने सड़कों पर जाकर के लगातार 6-7 महीने, 8 महीने से जनता के बीच, जनता के मुद्दों को उठाने का प्रयास किया। हम सकारात्मक मुद्दों को लेकर के मेन स्ट्रीम में आए। अब हमें क्या पता था कि एसआईआर के माध्यम से, आप तो थे वहां पर एसआईआर पर, मैं 10 सेकंड मुझे भी बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए नहीं, मुझे 10 सेकंड मेरी पूरा हो जाने दीजिए। सेंटेंस ही नहीं पूरा होगा क्योंकि पूरा एजेंडा आज कांग्रेस पर ही है, इसलिए थोड़ा मुझे मौका यदि देंगे बड़े भाई तो मुझे अच्छा लगेगा, ज्यादा मैं मौका नहीं चाहूंगा। जो एजेंडा था हमने सबने मिल करके और सामूहिक तौर पे तय किया था। संदीप भाई, आपके दर्शक जानते हैं क्या दीपांकर भट्टाचार्य ने कोई शब्द रखा, कोई बात रखी? अभी वीआईपी के हमारे हेड थे, उन्होंने कोई बात रखी? इंक्लूडिंग अखिलेश यादव जी हमारे एक पार्टनर है, मजबूत पार्टनर है। यदि उनकी तरफ से कोई असहमति आती है तो हम जरूर उनका स्वागत करेंगे और उसमें हम बात भी करेंगे। अब ममता बनर्जी की बात आप जरूर करते हैं, क्या रहा लोकसभा में? वही ममता बनर्जी है ना, महागठबंधन मैंने इंडिया गठबंधन में रह करके और इंडिया गठबंधन से बाहर हो गई। अब उन पर हम यहां चर्चा करें, अरविंद केजरीवाल पर चर्चा करें? लोकसभा में कुछ और विधानसभा में कुछ कर दिया अंतिम में उन्होंने खेल। अब बिहार भी चले गए थे चुनाव लड़ाने। और ओवैसी की बात किया जाए, वही ओवैसी हैं जो बार बार भाजपा को जिताने के लिए हर संभव मतलब प्रयास आप कर कह रही हैं, आप कह रहे हैं कि इंडिया चुनाव गठबंधन आयोग तो एक खतरा है। तो लीजिए भाई, आप 5 चीजें एक बार में ही अपना कवर कर लेंगे। जी जी जी, सवाल तो हर चीज पे होगा ना डॉक्टर साहब। जी बोला जाए। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं? अच्छा बताइए, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं? देखिए हिस्सा है, लेकिन हिस्सा के साथ वो, देखिए ममता बनर्जी जरूर हिस्सा है, लेकिन हिस्सा सिर्फ देने से और हिस्सेदारी लेने से नहीं होगा।
आपको कमिटमेंट के साथ काम भी इंडिया गठबंधन के लिए वही करना तो होगा। एमके बिहार के स्टालिन पूरे डॉक्टर चुनाव साहब में यही कहां बात खड़ी कह रही रहे हैं? हैं। जरा इसमें जानने की आपके जरूरत है। संदेश में, आप आपकी बताइए विचारधारा कितने में चुनाव प्रचार में हो रही स्पष्टता है? होनी चाहिए। स्पष्टता कहाँ है? वो है भी नहीं भी, मतलब हो क्या रहा है? वो या तो आपके साथ है या नहीं है। का पूरा सम्मान करते हैं नहीं, कौन है? ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं या स्टालिन साहब? स्टालिन साहब नहीं, तो बिहार स्टालिन आए, कह रहे हैं चुनाव स्पष्टता में होनी उनको जो चाहिए क्षमता थी संदेश उन्होंने में, महत्व विचारधारा दिया। में एकता होनी हाँ, चाहिए। उनकी एकदम राजनीति। तो ममता बनर्जी आपके साथ हैं या नहीं है? देखिए उससे राजनीतिक सवाल ये आता है ना। देखिए राजनीतिक विचारधारा में एकता भी होनी चाहिए और उस विचारधारा के प्रति कमिटमेंट भी होना चाहिए। वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स और समय पर वो दिखना भी चाहिए, जनता में वो भी संदेश जाना चाहिए। यदि ममता बनर्जी साथ रही तो लोकसभा में क्यों अपने आप को अलग कर ली? तो नीतीश कुमार को भाई जब हम सीधा लाए तो बता ममता सकते हैं बनर्जी जी क्या? के फिर आप वो बातों पूरी को भी कहानी हमने ध्यान समझाने रखा। लगे। अदरवाइज कहानी वो क्यों समझा रहे संयोजक हैं होते। डॉक्टर साहब? हुआ क्या है? कहानी क्यों समझा रहे हैं? या जवाब नहीं है दरअसल, तो गोलमोल घूम रहे हैं। वो इंडिया गठबंधन की हिस्सा है या नहीं एकदम है? जवाब है पूरा नहीं। कोई ये हिस्सा है उनको खुद बताना चाहिए ना, आकर के पार्टिसिपेट। वो तो कह रही है नेतृत्व मुझे दे दो, खाली कहने से हिस्सा होता है। वो कह रही है नेतृत्व मुझे दे दो। कांग्रेस ने स्वीकार्यता और लोकप्रियता खो दी है। बिहार ये घमासान हो गया है क्या इंडिया गठबंधन में? ममता बनर्जी जी को खाली नेता बनना है तो बात अलग है, हमारी सम्मानित नेता है वो। लेकिन क्या वेस्ट बंगाल में जब चुनाव हो रहा था महागठबंधन, पिछली बार इंडिया गठबंधन का फिर क्या वही आप बातें याद थी? कराने लगे। एक मिनट में विजय त्रिवेदी से कमेंट ले लूं इस पर। विजय भाई, मैं लगातार ये बात पूछ रहा हूं कि भाई इंडिया गठबंधन की हिस्सा है या नहीं, और ये सवाल इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाता है अब बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में, बाकी 4 जगह भी चुनाव है पर बिहार का चुनाव। अरे रुकिए ना अजय भाई, क्या हो गया आपको? मैं कह रहा हूं, मैं विजय से कमेंट ले रहा हूं। विजय त्रिवेदी, तो ये क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या नहीं है, भी नहीं भी वो क्लियर कर दें। वो कह रही है कि मुझे नेतागिरी दे दो, नेतृत्व दे दो। ये तो सीधे सीधे घमासान के साफ संकेत है ना इंडिया गठबंधन में। बिल्कुल साफ है, इसमें सवाल भी कहां बचता है संदीप भाई। आपको याद हो जब 2024 के इलेक्शन थे तब भी यही लीडरशिप को लेकर झगड़ा हुआ था, जब ममता बनर्जी के लिए कहा गया था कि ममता बनर्जी को लीडरशिप दे दी जाए राहुल गांधी की बजाय। अब यहाँ पर फिर आ गए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इतना तो साफ ही, आप लीडरशिप ना भी समझें तो भी अजय जी आपको बता देंगे कि कांग्रेस और ममता बनर्जी साथ में चुनाव नहीं लड़ेंगी। और ये बात सिर्फ ममता बनर्जी तक महदूद नहीं है। एमके स्टालिन जो स्पष्टता की बात कर रहे हैं, वैचारिक सहमति की बात कर रहे हैं कि आखिरी वोट डलने तक लड़ना होगा, ये किसके लिए कह रहे हैं? वो तेजस्वी के लिए थोड़ा कह रहे हैं, वो कांग्रेस को ही तो ये संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए ही सारी बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस को समझ आ जाए और अगर वो नेतृत्व, सारा चुनाव आप देखिए कि कांग्रेस ने बिहार के चुनाव में भी जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस लड़ाई को बीच में छोड़ दिया, जिसका नुकसान तेजस्वी जी को भी उठाना पड़ा। नहीं तो ऐसा मुश्किल काम नहीं था कि वो चुनाव नहीं लड़ा जाता। यदि वोटों की तादाद देखें, मैं बार बार कह रहा हूं, आप सीटों को छोड़ दीजिए, वोटों की तादाद देखें, 1,15,00,000 वोट तेजस्वी जी के पास है, 45-48 लाख वोट कांग्रेस के पास है। 23% वोट लिया है। हालांकि उन्होंने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा, पर 23% वोट कोई कम वोट नहीं होता है, क्योंकि जेडीयू ने 101 पर लड़ा तो 19% वोट है जेडीयू के पास। इस बात को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यही बात मैं कह रहा हूं ना कि कांग्रेस को अपने लिए इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है। कांग्रेस क्या ये हिम्मत करना चाहती है? और यदि वो बार बार कहते हैं, आज भी कुछ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एकला चलो रे, तो एकला चलो रे करके भी देख लीजिए कि क्या होता है। पचमढ़ी के ये सवाल, और ये सवाल प्रधानमंत्री भी उठा रहे हैं। एक सेकंड, डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप वापसी करना चाह रहे हैं क्या कि भाई बिहार में ये रीजनल छतरप जितने आए वो कांग्रेस के वोट बैंक की कीमत पर आए? इसमें तो खैर दो राय नहीं है। अब आपके घटकों को भी लगने लगा और उसी आग में घी डाल रहे हैं क्या प्रधानमंत्री की? आपने इनका वोट खाया कांग्रेस का, अब कांग्रेस वो वोट वापस चाह रही है। उसे कोई जीतने हारने से मतलब नहीं है, लड़ाई 2029 की तैयारी करने लगी है कांग्रेस अभी से। देखिए प्रधानमंत्री जी का तो अपना काम है, वो अपने मर्यादा को भी कई बार ताक पे रख करके जो बात नहीं रखनी चाहिए, उस पद की गरिमा को, उसका ख्याल नहीं रखते, वो अलग बात है। ठीक है, राजनीतिक तौर पे उनकी जो अपनी मर्यादा है उसका वो पूरा पालन करते हैं, पर सच्चाई ये है
कि वर्कर के बीच तो कभी कभारी बात आती है, सब पार्टियों में आती है कि हम अकेला लड़ें, ज्यादा हमारा वोट शेयर होगा, ज्यादा हमारे साथी लड़ेंगे चुनाव, पर परिस्थिति भी देखी जाती है और हम कई बार परिस्थिति पर ये सवाल आया है डॉक्टर साहब, अरविंद प्रजापति हैं हरदोई से, ये सवाल आया है जब युद्ध के वक्त सेनापति गायब हो जाएगा तो फिर युद्ध कैसे जीतेंगे? वो जो मैं सवाल आपसे अब अगला पूछने ही वाला था उसमें ये जुड़ जाता है। 1 सितंबर से 57 दिन तक राहुल गांधी कहां थे? वोटर अधिकार यात्रा में गए, साथ साथ घूमे, फिर गायब। देखिए राहुल गांधी जी कहां थे मैटर नहीं कर रहा है, मैटर तेजस्वी यादव जी हम लोगों के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार फाइनल हो गए, वही हमारे दुल्हा थे। राहुल गांधी जी तो वहां उस रोल में नहीं थे। हमारे कांग्रेस के सभी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे, हम सब बढ़ रहे थे। हमने भी लगातार आपके मंचों पर यह बात रखी है कि हमारा नेता तेजस्वी यादव हैं। तो जब वो नेता थे तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जो चुनाव प्रचार की वो तेजस्वी यादव जी के लिए और महागठबंधन के लिए उन्होंने प्रचार किया, पर रोल तो तेजस्वी जी का था। तो उसमें वो प्रचार दिशाहीन हो गया, वो ठंडा पड़ गया, पहले गर्म ज्यादा कर दिया, जब असल में गर्मी दिखानी थी प्रचार प्रसार में तब कहीं आप और निकलते दिखाई दिए। मलूक नागर, तो ये कांग्रेस की परेशानियों में थोड़ा सा जख्म पर मर्हम लगा रहे हैं या नमक छिड़क रहे हैं? देखिए, हमारे जो कांग्रेस के साथी बैठे हैं इन्हें एनडीए की अभी भी या प्रधानमंत्री की बुराई को छोड़ो, अपने गिरेबान में झांको। देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, देश की तरक्की के लिए विपक्ष भी मजबूत होना जरूरी है। अरे 2 महीने पहले राहुल जी जाके चुनाव लड़ रहे हैं और जिस दिन 12 टिकट तुम्हारे आमने सामने तुम चुनाव लड़ रहे हो उस दिन तुम दिल्ली में बैठ के इमरती लड्डू बना रहे हो और उसे टेलीविजन पर खबर दिखवा रहे हो। गिरेबान में झांको। और जब राजनीतिक भाषा में कत्ल की रात थी, 9 तारीख को चुनाव प्रचार हो रहा था, तुम मध्य प्रदेश में घूम रहे हो, तुम कर क्या रहे हो? दूसरा, अभी जो बात कही हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने, 5-7 पार्टियों का नाम लेके उसमें कीड़े डाले, बुराइयां निकाली, कमियां निकाली। अरे सीधा कहो, वो जो संदीप जी ने प्रश्न पूछा है कि महागठबंधन या सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में है कि नहीं है, अगर है तो एडमिट करो तुम पे नेतृत्व क्षमता नहीं है। ममता जी तुम्हें बदलना चाह रही है, बदल के नेता देख लो, शायद तुम्हारे आपने एक दिलचस्प बात कही मलूक नागर साहब कि विपक्ष, लोकतंत्र मजबूत होने के लिए विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है। आप मजबूत होने कहां देते हैं? वोट चोरी करवाने लग जाते हैं। सारी व्यवस्था ही कॉम्प्रोमाइज कर दी है विपक्ष, तो ये कह रहा है ये चुनाव तो, ये वोट चोरी भी नहीं, अब तो लोग कह रहे हैं डकैती हो रही है। ये तो वोट चोरी से आगे बढ़ के डकैती हो गई, डाका मार लिया है सीधा सीधा। संदीप जी अपनी नाकाबिलियत को छिपाने के लिए चोरी कहें, डकैती कहें, और अपने आप को सीधा एडमिट करने के बजाय जो लोग बीजेपी के या एनडीए के या हम लोगों के जो कमियां रह जाती हैं उसकी वजह से जो इन्हें वोट देना चाहते हैं, जो विपक्ष को मजबूत करना चाहते हैं, ये आपस में जब एक गठबंधन ये डर भी सताने लगा है क्या? ये सवाल मेरा मेन सवाल भी है। एक 4 दिन पहले लोग इनको ठोक देते हैं। हेमंत गर्ग हैं, नैनीताल वासी हैं, वो कह रहे हैं दरअसल अगले साल तमिलनाडु में चुनाव है और स्टालिन को बिहार वाला डर सता रहा है। ये डरा दिया है विपक्ष को। पहले ईडी सीबीआई लगाते थे, अब ईसी लगा दिया है पीछे इनके। एसआईआर हो रहा है ना तमिलनाडु में भी, पश्चिम बंगाल में भी, असम में नहीं हो रहा, वो अलग बात है, ये भी कमाल है। महाराष्ट्र में नहीं हो रहा, वहां पर स्थानीय निकाय भी चुनाव होने वाले हैं। संदीप भाई, अभी तो जो मुंबई में बीएमसी के चुनाव हो रहे हैं वहां कांग्रेस के लिए अकेला लड़ो। बिहार से बुरी हालत कांग्रेस की मुंबई में होगी जो देश की आर्थिक राजधानी है। और अगर सही पूछो तो स्टालिन जैसे लोग अपने आप तो डूब रहे, अपनी स्टेट को तो चलो बचा रहे हैं, पूरे देश में कांग्रेस की नैया वो भी डुबा रहे हैं। इन्हें यही नहीं पता है कि कैसे करें। सनातन धर्म के रोज खिलाफ बोलेगा, यूपी के बिहार के नाली साफ करते हैं हमारी स्टेट में आके स्टालिन रोज बयान देंगे, तो इन्हें वोट कौन दे देगा? उसे निकाल के साइड खड़ा कराएं अलग। ये नेतृत्व इनमें है नहीं। इनमें आपने कहा 2 महीने पहले चुनाव लड़ रहे और वहां आखिर में जाकर के विदेश चले गए। मेरे साथ पार्लियामेंट में राहुल जी बैठते हैं, मैंने देखा है, एक भाषण दे दिया 2 महीने तक साफ। अरे पार्लियामेंट में एक दिन में 6 बिल डिस्कशन होते हैं।
पार्लियामेंट में एक दिन में 6 दिन तोड़ा तोड़ करनी चाहिए। ठीक है, और हमारे कोई भी दर्शक काम करेगा, हैं सरकार किसी की भी होगी, महाराष्ट्र के कमियां रह जाती हैं, जालनावासी खामियां रह जाती हैं। हैं, ठीक है, उन कमियों को निकालें। सैयद साहब हैं, सैयद नबी, मैं देख नहीं पा रहा हूं पूरा, या नकी है। कांग्रेस की जिद ने हरियाणा, महाराष्ट्र और अब बिहार में चुनाव हरवा दिया है। अभय दुबे, आपकी टिप्पणी इस सवाल पर? इस सवाल पे मैं क्या टिप्पणी दूं कि कांग्रेस की जिद ने हरियाणा, बिहार और उसमें चुनाव हरवा दिया है। महाराष्ट्र भी नहीं, वो जिद कर रहे थे 100 से ऊपर सीट हम ही लड़ेंगे महाराष्ट्र में। मुझे तो पता नहीं कि वो कौन सी जिद की, नहीं, जरूरत से ज्यादा सीटें मांगना, ये जिद। यहां पर भी 60 से ऊपर लड़ेंगे, 6 सीट आ रही हैं, 70 लड़े थे, 19 आई। हरियाणा में तो कांग्रेस खुद ही मुख्य पार्टी है, वो ज्यादा सीट क्या मांगेगी? वहां पर उड्डाओं की जिद थी, हम अपने हिसाब से चुनाव लड़वाएंगे, और वहां पर जितने रेबल्स खड़े हुए 17 सीटों पर हार हुई है, वो हम समीक्षा कर चुके हैं पहले। देखिए, हम लोग महाराष्ट्र की कहानी भी जानते हैं, हरियाणा की कहानी भी जानते हैं, और धीरे धीरे बिहार की कहानी थोड़ी बहुत जान गए हैं और आगे भी जान जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि सारी समस्या कांग्रेस के साथ है या कांग्रेस के साथ ही सारी दिक्कत है। जो दिक्कतें हैं वो हम लोगों को भी पता है। आप जो चर्चा करवा रहे हैं उसमें मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बना देना चाहिए। ये इच्छा उनकी तरफ से पहली बार व्यक्त नहीं की गई है, वो पहले भी व्यक्त करती रही हैं और वो बहुत उत्सुक हैं इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए, बहुत दिनों से इच्छा व्यक्त कर रही हैं। मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के सब साथियों को और कांग्रेस को मिलाकर उनको नेता बना देना चाहिए। अगर वो इंडिया गठबंधन को एक ढांचा दे सकती हैं अपने नेतृत्व में तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो बंगाल की नेता हैं, उनके पास एमपी तो उतने ही होंगे जितने बंगाल में हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो उनके पास सांसद हो नहीं सकते, तो वो कभी भी प्रधानमंत्री पद की उस तरह दावेदार नहीं हो सकती। ये प्रेशर पॉलिटिक्स भी है क्या? ममता की संदीप ठाकुर हैं दिल्ली वासी, वो सवाल जोड़ रहे हैं अभय भाई। नहीं, वो ठीक है। आप चूंकि जैसी राजनीति चल रही है उससे मिलते जुलते लोग सवाल बना रहे हैं, इन सवालों में ऐसी कोई खास बात मुझे नहीं लग रही है। मेरा कहना यह है कि इंडिया गठबंधन को एक नेता की जरूरत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वो नेता उसमें राहुल का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, आप ये मान रहे हैं क्या? नहीं, मैं ये नहीं मान रहा हूं। इंडिया गठबंधन को एक नेता की जरूरत है, इंडिया गठबंधन को एक ढांचे की जरूरत है, सांगठनिक ढांचे की जरूरत है। सचिवालय आज तक कहां बना, कौन संयोजक है, कुछ पता ही नहीं हमें। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं जरूरत है, और मैं लोकसभा चुनाव से ये बात कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं, अपने कई साथी भी कह रहे हैं यहां बैठे हुए, वो लोग भी हम लोगों की बातों से सहमत होंगे। इसलिए ममता बनर्जी को वो जिम्मेदारी दे देनी चाहिए और देखना चाहिए फिर वो किस तरह का प्रदर्शन करती हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। एम के स्टालिन जो स्पष्टता की बात कर रहे हैं, संदेश में स्पष्टता होनी चाहिए, विचारधारा के स्तर पर, सामाजिक और विचारधारा के स्तर पर गठबंधन में क्या एजेंडा तय किया जा रहा है वो अहम हो जाता है। वो ठीक कह रहे हैं। देखिए, महागठबंधन का जो चुनाव हुआ उसमें संदेश के स्तर पर तो कोई अस्पष्टता थी नहीं, विचारधारा के सवाल पर भी कोई अस्पष्टता नहीं थी। क्या स्पष्टता थी उसके अंदर? नहीं, एसआईआर पहले मुद्दा बनाया, रोजगार मुद्दा है, एसआईआर मुद्दा है। देखिए, ये बात बहुत दिनों से कही जा रही है। एसआईआर में जो उन्होंने यात्रा निकाली थी, उस पूरी यात्रा पर हम लोगों की निगाह थी। हर जगह तकरीबन भाषण में वोट चोरी का सवाल भी उठाया गया और बेरोजगारी का सवाल भी उठाया गया। ऐसी बात नहीं है कि बेरोजगारी का सवाल नहीं उठाया गया। संदेश समझा नहीं पाता है क्या महागठबंधन, खास कांग्रेस की ये कमजोरी है क्या? देखिए, अब वो चूंकि वो जीत गए हैं, और वो क्यों जीते हैं, कैसे जीते हैं, हम सब लोगों को ये कहानी पता है। इसलिए सारा ठीकरा विपक्ष के दरवाजे पर फोड़ना उचित नहीं है। सारा ठीकरा विपक्ष के दरवाजे पर, लालू यादव के घर में जो झगड़ा हो रहा है उसको छोड़िए, वो तो हाँ उसको तो देखेंगे। पर क्या सारा संदेश, साफ संदेश जा रहा था? और लगातार अभय दुबे ने ये कहा हम जानते हैं कैसे जीते, वो मतलब वोट चोरी की बात कर रहे हैं। सिर्फ वोट चोरी पर ही तय हो गया, या मुद्दे पेश कैसे किए जाते हैं, चुनाव की मैनेजमेंट कैसे की जाती है, कुछ चीजें अपने प्रतिद्वंदी से, अपने विरोधी से भी सीखने की जरूरत होती है राजनीति में और जिंदगी में भी। अजय उपाध्याय जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि तेजस्वी हमारे दूल्हा थे, लेकिन शायद वो ये कहने में संकोच कर गए कि राहुल गांधी फूफा की तरह मुंह फुलाए हुए थे, और शादी की तारीख तय होने के बाद भी बड़े कसमकस के बाद उन्होंने सेहरा बांधने का मतलब संदेश दिया कि अब तेजस्वी को सेहरा बांध दिया जाए। मैनेजमेंट की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट इसीलिए कहा जाता है कि सारे घटक दल एक साथ मिल के बैठें
बैठने के बाद एक पूरा का पूरा समन्वय बनाएं, बूथ मैनेजमेंट करें और एक दूसरे के कार्यकर्ताओं के साथ कदम ताल मिला के चलें। आप देखिए वहाँ एक तो सेनापति घोषित करने में देरी की गई बिहार में, यदि हम बिहार की बात करें तो नहीं, वो तो खैर नीतीश का नाम ही नहीं किया सेनापति में, तो फिर भी नीतीश का नाम नहीं किया, लेकिन ये सब ने कहा कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव हो रहा, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ 5 घटक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक चली है। कांग्रेस में सिर्फ राहुल गांधी प्रचार करने गए, 13 से 17 जो भी सभा की। हमारे दर्शक हैं गुलशन बल्ला, वो कह रहे हैं स्टालिन ने उन्हीं कमियों को उजागर किया है जिस पर पिछले कुछ चुनावों से सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सबक नहीं ले रही। देखिए, मेरा जहाँ तक मत है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और डीएमके जैसे क्षेत्रीय दल को वो इतनी हैसियत का नहीं मानेंगे कि उनका सलाह कांग्रेस माने। तो जो आप बार बार एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि कांग्रेस लड़ कहाँ रही है, कांग्रेस मुझे भारतीय जनता पार्टी से लड़ती हुई नहीं दिख रही। इसके अंदर एक दुविधा दरअसल, और जिसमें आग में घी डाल रहे हैं, जो मैंने पहले भी शब्द इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस का एक धड़ा दरअसल क्या वो ये विचार भी बनाता दिख रहा है या सहयोगियों के मन में ये आशंका आ गई है कांग्रेस अपना वोट बैंक वापस चाह रही है हमसे? मैं वही बात कहने वाला था संदीप भाई कि कांग्रेस भाजपा से नहीं लड़ रही है, कांग्रेस इस समय क्षेत्रीय दलों से लड़ रही है अपने वोट वापसी के लिए। और आप इसीलिए देखिए कि जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ जहां डायरेक्ट भाजपा और कांग्रेस के बीच में मुकाबला नहीं है, वहां कांग्रेस लोकसभा चुनाव के हिसाब से तैयारी करती है। विजय त्रिवेदी, क्या आपको भी ये आहट सुनाई दे रही है? ये देखिए, राजनीतिक आरोप तो लगते रहते हैं, वो बीजेपी भी कुछ खबरें प्लांट करवाएगी कि भाई कांग्रेस अपना पुराना वोट बैंक वापस चाह रही है, उसमें पहली लड़ाई अपने ही सहयोगियों से है। ये द्वंद्व या ये कश्मकश, राजनीतिक कश्मकश भी खेली जा रही है क्या इस वक्त? बिल्कुल ठीक बात है संदीप जी, कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो तो उन्हीं क्षेत्रीय दलों के पास ही है ना, इसलिए दुविधा हो गई। यदि आप पिछली राजनीति देखें कि भारतीय जनता पार्टी जब अपने दूसरे जो सहयोगी दल थे उनके साथ चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय उनकी लड़ाई उन वोट बैंक से नहीं थी, उसके साथ उसका वो वोट बैंक नहीं था जिसके लिए आप कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का तो सारा वोट बैंक वही क्षेत्रीय दल है। अब कांग्रेस की दुविधा यह है कि यदि इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जो भी बना ले, उसमें वो जब लड़ाई लड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए उसको अपना वोट बैंक चाहिए, अपना वोट क्षेत्रीय दलों के पास है, तो वो क्षेत्रीय दलों से कैसे लड़ाई लड़े, ये दुविधा हमेशा उसको होती है। इसलिए तो ये दुविधा भी बनी हुई है। और देखिए, जब हार होती है, हार उसका कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। जीत के तो बहुत सारे सूत्रधार हो जाते हैं, हार में वो सबसे कमज़ोर कड़ी पर ही घेराव करने की कोशिश की जाती है क्या? और एक हार या जीत से कोई कमज़ोर या बलवान तो होता नहीं है, पर राजनीति में और विपक्षी खेमे में कुछ समीकरण, कुछ रूप स्वरूप में बदलाव की आहट सुनाई दे रही है क्या?